दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए जो अगला पेपर होने वाला है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का, उससे रिलेटेड बहुत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं जिससे हर बार प्रश्न को पूछा जाता है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए कुछ शुल्क रखा गया है। अब दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है, और विटामिन जो टॉपिक है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार प्रश्न को पूछा जाता है, अतः हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये विटामिन के बारे में। विटामिन शब्द 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी दोस्तों विटामिन क्या है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आपको बताना होगा। विटामिन शब्द सर्वप्रथम सन 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक तत्व होने के कारण इसका नाम विटामाइन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, वाइटल प्लस एमाइंस दिया गया है। बाद में इसे विटामिन शब्द कर दिया गया। ये इसका परिचय है विटामिन शब्द का, और मैं बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ, जैसे कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों हम लोगों ने तो जाना विटामिन शब्द कैसा था, इसका उत्पत्ति कैसा हुआ और कब हुआ और किसने दिया। अब विटामिन जो होता है, विटामिन का डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए विटामिन के परिभाषा को। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में ही परंतु शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक होती है। हालांकि भोजन में तो बहुत कम मिलता है, लेकिन क्या होता है, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में नियामक की भांति कार्य करते हैं तथा शरीर के चयापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले तत्व हैं। यदि यह तत्व भोजन में ना मिले तो विभिन्नहीनता जनित बीमारी हो जाती है। अगर दोस्तों भोजन में विटामिन न मिले पर्याप्त मात्रा में तो बहुत सारे विकार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः दोस्तों विटामिन यही हुआ, जैसे कि आप लोग आपके भाषा में समझा दो। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होता है जो भोजन में बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन शरीर के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के नियामक की भांति कार्य करता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपके भाषा में समझा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों विटामिन जो है वो दो तरह के विटामिन होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं वसा में घुलनशील व जल में घुलनशील विटामिनों में अंतर, इसको पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले इधर है लेफ्ट साइड में आपका वसा में घुलनशील और राइट साइड में है जल में घुलनशील। अब देखते हैं इसके बारे में। तो वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अब इसका जो रीजन होता है वो इसके साइड में दिया हुआ है। ये विटामिन शरीर में आवश्यकता से अधिक पहुंचने पर वहीं संग्रहित हो जाते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन जो है, और जो जल में घुलनशील है वो इस प्रकार है। इन विटामिन की शरीर में अधिक मात्रा कम ही जमा हो पाती है। ये विटामिन उत्सर्जित नहीं होते, और जल वाला है, जल के साथ घुलित अवस्था में उत्सर्जित हो जाते हैं। वहीं बात करें वसा में घुलनशील विटामिन का, तो हीनता जनित प्रभाव धीरे धीरे दृष्टिगोचर होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन हीनता के प्रभाव तीव्रता से दृष्टिगोचर होते हैं। और इनमें है दोस्तों वसा में घुलनशील वाला में, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन तत्वों की ही उपस्थिति होती है। और जो जल में घुलनशील विटामिन होता है उसमें क्या होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों के साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। कभी कभी गंधक व कोबाल्ट भी उपस्थित रहता है। इसको ध्यान से देखना है, केवल सुनना नहीं है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाएगा तभी आप लिख पाएंगे जब इस प्रश्न को बढ़िया समझ जाएंगे। अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब जो वसा में घुलनशील होता है, आहार में इनकी उपस्थिति कम आवश्यकता होती है। जैसे आहार में अगर ये कम हो तो भी चल जाएगा। वहीं बात करें जल में घुलनशील विटामिन का, तो आहार में इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। आहार में इसकी उपस्थिति होनी ही चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे है लसिका तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और जो जल में घुलनशील विटामिन होता है पूर्व शिरा द्वारा रक्त परिवहन में अवशोषित होता है। ये था अंतर। अब हम लोग देखते हैं जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन। इस वर्ग के विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहा जाता है, तथा विटामिन डी कैल्सीफेरल, तथा विटामिन ई टोकोफेरल विटामिन इत्यादि जो है होता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, और एक विटामिन होता है के। तो ए, डी, ई और के विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है,
वसा में घुलनशील होता है। और मैंने आपको गलती बता दिया, जो विटामिन ए, डी, ई और के होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, इसके अलावा जो भी विटामिन बचता है वो आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन होता है उसका जो थोड़ा तंत्र है वो थोड़ा लंबा है और थोड़ा जटिल है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स नाम का एक विटामिन होता है, जैसे विटामिन B1, B2, B12, B6 इत्यादि। तो अब इसको समझते हैं। विटामिन B1 या जिसको थायमीन कहा जाता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये हुआ आपका, सबसे पहले आपको बारीकी से समझाता हूँ। थायमीन विटामिन की खोज बेरी रोग के उपचार ढूंढते समय हुआ था। सन 1885 ईस्वी में इस बीमारी को सर्वप्रथम टकाकी नामक डॉक्टर द्वारा पहचाना गया। सन 1921 ईस्वी में बिंदास ने विटामिन B1 को खमीर से अलग करके उसकी रचना तथा रासायनिक गुणों पर प्रकाश डाला। गंधक की उपस्थिति में इसे थायमीन कहा। सन 1936 ईस्वी में विलियम्स ने प्रयोगशाला में विटामिन B1 को संश्लेषित किया। विटामिन B1 को किसने बनाया प्रयोगशाला में, लैब में? तो ये विलियम्स ने बनाया था 1936 ईस्वी में। ये था विटामिन B1 जिसको थायमीन कहा जाता है। अब है दोस्तों दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। अब राइबोफ्लेविन क्या होता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा आपके अपने भाषा में। इस विटामिन को वेरी नामक रोग को ढूंढने के लिए किया जा रहे प्रयोगों के अंतर्गत खोजा गया। सन 1932 में वारवर्ग और क्रिश्चियन ने लिस्ट में नारंगी पीले रंग के चमकने वाले पदार्थों को अलग किया तथा इसे राइबोफ्लेविन का नाम दिया। अब दोस्तों देखते हैं विटामिन B6 या जिसको पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। अब इसको समझ लेते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सच में कॉम्प्लेक्स है, इससे बार बार पूछा जाता है प्रश्नों को। इस विटामिन को सन 1939 ईस्वी में लिस्टर नामक वैज्ञानिक द्वारा संश्लेषित किया गया। विटामिन B12 सन 1934 ईस्वी में इस विटामिन की खोज मिनोट तथा मर्फी नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया तथा इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। दोस्तों ये जो विटामिन वाला सीरीज था आपका, उसको अब हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इसी तरह के वीडियो लगातार पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।